अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू आर वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। सर KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज मार्केट जो है वो ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव रही स्टार्ट में, लेकिन क्लोज जो है उसने थोड़ा नेगेटिव किया। तो कौन से फंडामेंटल्स थे और कौन से जो हैं वो स्टॉक्स ट्रेड हुए आज के दिन में? पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट ने कितनी तेज़ी दिखाई। जब ओपनिंग की तो एकदम उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला, जो कि हम एंटिसिपेटेड था, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर्स का जो है वो पीरियड चल रहा है, इट्स अ गुड अर्निंग सीजन और दे आर एंजॉइंग। और हम ये देख रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था कि उस वक्त जो ऑयल की प्राइसेस थी, उस वक्त जो ट्रेड हो रही थी एशिया के अंदर वो हाई थी। उसी वजह से आपको ऑयल एंड गैस एंड एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक ज़्यादा ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे और तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर गई। उसके बाद फिर यही होता है कि थोड़ा सा मिड डे यानी कि बिफोर जुमा की यानी कि जब ब्रेक हो रही होती है उससे पहले अगर हम गौर करें तो तकरीबन सिर्फ 30 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। और उस वक्त जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो ट्रेड हो रहा था दैट वाज कमर्शियल बैंक्स, और उन्होंने अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। लेकिन आफ्टर जुमा अगेन वही बात आ जाती है, बिफोर जुमा के सेशन डिफरेंट होता है, आफ्टर जुमा बिल्कुल टोटली डिफरेंट सेशन हुआ। और हमने देखा कि वही फाइनेंशियल सेक्टर जो पॉजिटिविटी की वजह बन रहा था वही नेगेटिविटी की वजह बना है। और हमने ये भी देखा कि टेलीकॉम का सेक्टर यानी कि वो भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। दो हमें जो फर्स्ट हाफ के अंदर हमें रिफाइनरी के हवाले से एक दो गलत खबरें भी आ रही हैं, ऐसी आ रही, क्योंकि वो जो हमने रिपोर्ट डिस्कस भी की अपने 2 दिन पहले के प्रोग्राम में, जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी ऑयल शॉर्टेज क्राइसिस के हवाले से, तो बाइको जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है उनके पास है। उन्होंने कहा है कि जो क्लेम्स टॉल क्लेम्स किए गए हैं अगेंस्ट जो 3 बड़ी रिफाइनरीज उनके अगेंस्ट वो सही नहीं है, यानी कि उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। और इस पर काफ़ी डिबेट हो रही है और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इस डिबेट को इंशाल्लाह कवर भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे और इन्फॉर्म भी रखेंगे। लेकिन अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करें तो आपको फर्टिलाइजर जो है वो आज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नजर आया। अच्छा, यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए, हमने जिस तरह कल डिस्कस किया था कि क्या वो एक FBR की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। हाँ जी, बिल्कुल वो नजर आया, क्योंकि आपको फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो नजर आया, क्योंकि वहाँ पर एक तो जो रिटेलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं शायद इस वजह से हिट हुए हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। और वॉल्यूम की बात भी कर लें, वॉल्यूम कितना रहा आज के दिन का? आज बहुत मुनासिब वॉल्यूम रहा है। मेरा ख्याल है कि आज थोड़ी सी मार्केट के अंदर थकान नजर आई, मार्केट लैक लफ्टर इसलिए नजर आई क्योंकि हमने वही बात की ना, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा मोमेंटम चल रहा है। तो FBR को इस वक्त इस तरह की बात करना वेब नहीं देता था, क्योंकि एक और इनकी तरफ से थोड़ी सी गलत बात की गई, वो ये कि December 8 जो है दैट इज़ द कट ऑफ डेट कि आप अपनी जो रिटर्न हैं उनको सबमिट करवाएं। तकरीबन कोई 4 लाख के करीब ऐसे टैक्स फाइलर्स हैं जो पिछले साल के थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उनकी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया गया, जो कि जनवरी में जाके अपने टैक्स को फाइल करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। जब लोग टैक्स दे रहे हैं तो आप, जब लोग मोटिवेटेड हैं और दे रहे हैं तो उनको देने देना। आप पहले भी तो कई साल हम देखें 10 साल में शायद ही कोई ऐसा मोमेंट आया कि एक डेट दी और उसमें उन्होंने कट ऑफ डेट दे दी हो। ऐसा नहीं है, वो डेट एक्सटेंड होती रहती है, तो वो देनी चाहिए थी। अब ये भी FBR ने जो बात की ये मुनासिब वक्त नहीं था, मतलब अगले साल कर लेते, नेक्स्ट क्वार्टर कर लेते, वो बेहतर रहता। आपने क्वार्टर को क्लोज होने से पहले और ख़ास तौर पे जब अर्निंग सीजन की बात हो रही है उस वक्त नहीं करना चाहिए था। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि उसका एक इम्पैक्ट हमें अगले हफ्ते भी नजर आ सकता है, यानी मार्केट नेगेटिव रह सकती है, मिली जुली भी रह सकती है। ये देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स कैसे इसको लेते हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इसको सही नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे। वो इंटरनेशनली स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं, एशियन मार्केट्स आज सारी नेगेटिव हमें नजर आ रही हैं, सिर्फ हमें कॉस्पी थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो नेगेटिविटी की क्या वजह है? कॉस्पी कल नेगेटिव था, आज पॉजिटिव है, positive और कल सारे पॉजिटिव आज सारे नेगेटिव है। अच्छा, वजह जो है ना, एक बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो हमने कल ही अपने प्रोग्राम में चाइना के सेगमेंट में डिस्कस किया, वो है चिप मेकर्स। हम पहले बात करते रहे सेमीकंडक्टर्स के हवाले से कि US की तरफ से जो है ना वो कदम लगाई जा रही, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, चिप मेकर्स जो है ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दुनिया के अंदर, सेमीकंडक्टर्स बहुत बड़ा सेगमेंट है। और देखा जाए तो जो शैनजन है वहाँ पर कई बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, ह्यूज कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिप्स बनाती हैं। आपको पता है कि खाली एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा सेगमेंट एशिया में मौजूद है, इसकी प्रोडक्शन लाइन एशिया में है। एशिया के अंदर क्योंकि रिकवरी स्लो है और क्योंकि हुआवे और दूसरी कंपनीज जो हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो चिप्स जो हैं
چپ میکرز جو ہیں ان کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں, یعنی کہ ان کی جو پروڈکشن 1 مہینے کی ہوا کرتی تھی اب ان کو پر ریسورسز نہیں ہے, کیونکہ مشکل ہو رہا ہے ان کو ریسورس کرتے ہوئے بھی اور ان کو پروڈیوس کرتے ہوئے بھی, اور اس کے علاوہ جو بائرز تھے ان کے, یعنی کہ لیٹس سے الیکٹرانکس کی پروڈکٹس بنانے والے, موبائل فونس کے بنانے والے, لیپ ٹاپس کو بنانے والے, ان کو بھی چپس نہیں مل رہی, یعنی کہ جو چیز ان کو 1 مہینے میں ایک آرڈر پورا کرتے تھا اب ان کو 2 مہینے میں مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے آج بیسک وجہ جو ہے وہ یہی رہی مارکیٹ کے نیگیٹو ہونے کی. ایبسولوٹلی ایشیا کے لیے تو بالکل یہی رہی ہے, بالکل. یورپین مارکیٹس ہمیں آج پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, جبکہ یو ایس مارکیٹس نے بھی کل اپنا پازیٹیو ہی کلوز کیا. آج اس کا سٹارٹ کیسا ہوگا وہ تو پوچھتے ہیں, لیکن یورپ جو ہے وہ یورپین سٹاکس آج پازیٹیو کیوں تھے؟ بیسک وجہ یہی کہ یورپین سینٹرل بینک نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی, اور ہم یہ کل بات کر چکے تھے, میٹنگ اور ای یو کے جو ممبرز ہیں وہ مل رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ہماری وہ ڈسکشن ہوئی, انہوں نے اصل میں انہوں نے انفلیشن کو زیادہ ڈسکس کیا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بریگزٹ ہوگا, جب یہ رونما ہو جائے گا, تقریباً $1 ٹریلین کا تقریباً یہ برابر کا پیکج ہے, تو اس سے انفلیشن تقریباً بڑھ جانی تھی, یورپین یونین میں بھی بڑھ جانی تھی اور یو کے میں بھی بڑھ جانی تھی. یورپین سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے انفلیشن کو, اور یو کے جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر بریگزٹ ہو جائے گا تو تقریباً ان کی جو اوور آل جی ڈی پی ہے اس میں 2% کی کمی آئے گی. اتنا بڑا نمبر ہے. اچھا, دنیا کی سب سے بڑی جو سنگل مارکیٹ ہے دیٹ از یورپین یونین, اچھا وہاں پر انفلیشن ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص قسم یا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے نا. تو یورپین سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ ریٹس کو نہیں بڑھائیں گے, یعنی کہ اس سے انفلیشن کو بالکل بھی کوئی ہلکا سے بھی پش نہیں ملے گا. دیر ول بی نو اگنیشن ٹورڈز انفلیشن. تو یہ پازیٹیو بیان تھا جس کی وجہ سے آج ساری کی ساری مارکیٹس گروو کر رہی ہیں, اور بریگزٹ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ ابھی تک قائم ہے. یو ایس کے مارکیٹس آج آغاز کیسا کر سکتی ہیں؟ فیوچرز جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, فلیٹ نظر آ رہے ہیں ایکچولی, لیکن نیسڈیک جو ہے وہ فلیٹ بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے, اور اس کی بیسک وجہ وہی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو چپ میکرز کے حوالے سے آئی ہے, اور وہ بالکل بھی انکریجنگ نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج نیسڈیک ہو سکتا ہے ہمیں نیگیٹو یا ملی جلی نظر آئے, لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں تو یو ایس کی جو اسٹاک مارکیٹس اوور آل ہیں وہ ملی جلی رہ سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں پاک روپیز ورسز یو ایس ڈالر کی بات کریں تو ویک آن ویک بیسس پہ پاک روپیہ 5 پیسہ اپریشیٹ ہوا ہے. یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, لیکن کمنگ ویک کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ اپریسیشن جاری رہے گی یا ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں یہاں پر 2 امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ہم نے اس ہفتے ڈسکس کیے اور وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں اگر ہم بات کریں نا کہ آج اپریسیشن کیوں ہوئی ہے, یہ ہم اس کی وجہ کوئی بھی نکال سکتے ہیں, لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ ڈالر پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے, اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی پاک روپی اپریشیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی آج, اور ایسا ہی ہوا. اس وقت اگر ہم بات کریں تو جو رپورٹس بتائی جا رہی ہیں وہ تقریباً 159 روپیز یعنی کہ 159.75 جو ہے پر یو ایس ڈالر, یہ پیریٹی بہت ہی بہتر نظر آ رہی ہے. کل کے مقابلے میں تقریباً 20 سے 25 پیسہ پاک روپیہ اپریشیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ریزرو میں ہمارے سلائٹ اضافہ ہوا, ہم فلیٹ کہیں گے کیونکہ 1.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ اس ہفتے آئے ہیں, تو اس ہفتے کی جو رپورٹ ہے وہ اگلے ہفتے آئے گی, تو اس میں کچھ اپریسیشن کا ایک وہ چانس ہے. دوسرا 1 بلین ڈالر جب چلے جائیں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے جو کہ آج نیوز پیپر کی بہت ہی زیادہ زینت بنی, اور اس میں رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 5 مہینے کے دوران, اس فسکل ایئر کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان نے تقریباً 4.5 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ریسورس کیے ہیں ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سے, اور اگر ہم یہ والا 1.5 بھی اگر ملا لیں تو یہ تقریباً 6 بلین ڈالر بنتا ہے. یعنی کہ پاکستان کا اس سال جو بجٹڈ ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 12 ارب ڈالر یہ لوگ ریسورس کریں گے, اس کا 50% پاکستان جو ہے وہ ایکسہاسٹ کر چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا, ہم ایک رپورٹ ڈسکس کرتے ہیں جس میں ڈاکٹر بنگالی نے بہت ہی کمال کا پوائنٹ اٹھایا کہ پاکستانی پیسے لیتے ہیں اور اس کا تقریباً 90% تو وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے یوٹیلائز کر لیتے ہیں, باقی کہاں جاتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اگلے ہفتے. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگلے ہفتے پاک روپی اور ورسز جو ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ تھوڑی مکس نظر آ سکتی ہے, اور اگر اسٹرینتھ دکھائی پاک روپی نے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ یو ایس ڈالر جو ہے وہ آلریڈی تھوڑا سا کلمزی ہوا ہے. یورو ورسز یو ایس ڈالر کی پیرٹی کیسی رہی؟ اب میرا خیال ہے کہ اگین وہی بات آ جائے کہ ڈالر جو ہے وہ گر رہا ہے, اور جو پیرٹی اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کل کے مقابلے میں بہتر ہے. یعنی کہ اگر پاؤنڈ کی بات کریں اٹ از 1.3524, کل یہ تھی 1.36
को क्रॉस कर चुकी थी प्रोग्राम को जब पब्लिश कर रहे थे, प्रोग्राम को जब रिकॉर्ड कर रहे थे इट वाज 3585, लेकिन प्रोग्राम को जब पब्लिश करते इट वाज 1.36. सो इस वक्त 1.3524 अगेंस्ट स्टर्लिंग. और अगर हम यूरो की बात करें तो आपको यूरो के अंदर 1.225 यानी कि कल के मुकाबले में बेहतर नजर आ रहा है. लेकिन हम ये देखना होगा कि क्या डॉलर को अभी भी स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत मुश्किल है. इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ. कमोडिटीज़ में WTI और ब्रेंट अपनी जो है लेवल्स होल्ड किए हुए हैं. 48 के लेवल्स पर हमें नज़र आ रहा है WTI, जबकि ब्रेंट हमें 51 के लेवल पर नज़र आ रहा है. तो फर्दर मेरा ख्याल है हम क्या लेवल्स को डिस्कस करें. देखिए डिस्कस तो करना चाहिए क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है. हमने देखा कि लास्ट वीक ऑयल प्राइसेस में तकरीबन 2% एप्रिसिएशन आई और एक दिन में भी 2% आई, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है. इतना बड़ा नंबर ब्रेंट के लिए बहुत कोई यानी कि कोई छोटी खबर नहीं होती है. हमने देख रहे हैं कि आज वजह क्या है, क्योंकि जो फोरकास्ट दिए जा रहे हैं वो अच्छे तो नहीं है ना, वो फैक्ट्स थोड़े से डैम्पन्ड हैं और उसमें यह है कि डिमांड जो है वो आपको ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि प्रोडक्शन लॉन्ग भी है और प्रोडक्शन ज्यादा भी है, तो बेरिश है. हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑयल बेरिश है. हम ये नहीं कहेंगे कि ऑयल जो है बुलिश है, हम ऑयल को बेरिश ही कहेंगे. हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आज प्राइस मूवमेंट क्यों हो रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इक्विटीज ने आज अच्छा परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स का टिल्ट हुआ है. इस वजह से आज आप गौर करें, जब हम गोल्ड को डिस्कस करें आप देखिएगा कि गोल्ड की प्राइस में थोड़ी सी कमी आई है, तो आपको देखिए कि इन्वेस्टर को थोड़ा टिल्ट नजर आ रहा है. और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो सेगमेंट हम अगले हफ्ते से करना स्टार्ट करेंगे, मतलब है कि उसको हमारे डिस्कशन में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कि यूएस की गवर्नमेंट खरीदेगी. वो कौन कौन से होंगे, और उसके अलावा ब्रेक्सिट जो होगा वो भी मुसलसल टॉक्स में रहेगा. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड की जैसे आपने बात की कि प्राइस में कमी है, वाकई कमी आई है. 1878 के लेवल पर हमें नजर आ रहा है. $6 की तकरीबन कमी देखने में आई है. तो वही जो हम डिमांड्स की बात करते आ रहे हैं, डिमांड इतनी है नहीं उसकी शायद, या डॉलर की वजह से जो है इम्पैक्ट नजर आ रहा है हमें प्राइसेस पे. देखिए डिमांड जो है, आपने ठीक पॉइंट उठाया कि डिमांड एज सच इतनी नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की तरफ से डिमांड जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हमें नज़र आ रही है ओवरऑल. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने 1 या 2 दिन पहले के अपने के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो गोल्ड के जो बिजनेस हैं वो ज़्यादा नहीं हो रहे. इत्तेफाक की बात है, कल ही तकरीबन 8 अरब रुपए के जो मुआहदे हुए उसमें से तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए का सोना खरीदा गया है. ये बहुत बड़ा नंबर है. इसका मतलब ये है कि गोल्ड को खरीदा गया. गोल्ड आपको एक लिहाज से, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर आपको गोल्ड नजर आए 1870 से ऊपर और 80 to 90 के दरमियान नजर आए तो उसको बेच दें. 1870 से कम हो तो उसी वक्त बेच दें ताकि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि इस वक्त गोल्ड आपको पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर नजर आ रहा है एंड इट कुड गो टुवर्ड्स द नेगेटिव टेरिटरी. बहुत जल्दी चला जाएगा इस. व्यूअर्स, आज के डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि KSE 100 इंडेक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई भी हमें दिखाई दे रही है. चूँकि अर्निंग सीजन है तो इससे काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं. दूसरा जो है FPR की तरफ से कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो डाटा मांगा गया है उसका भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट अभी देखने को मिल सकता है. और हमने ब्रेक्जिट के इशू पे भी अपनी नज़र रखी हुई है, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे. और US कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यील्ड पे भी हम नज़र रखे हुए हैं. मंडे को न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं. तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त. एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ टेली विद एहसान इकबाल.